नमस्कार दोस्तों, एडुकेशियस में आपका स्वागत है। हाजिर है हम आज का इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस लेकर। आज 13 मई 2023 है, सैटरडे। तो आज हम देखते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो उसी के एनालिसिस को लेके जो लोग दूर दराज पे हैं, जहां पे इकोनॉमिक टाइम्स की पहुंच नहीं है, हम उन लोगों के लिए लेमन लैंग्वेज के अंदर और उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक एजुकेशनल पर्पस से ये इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस एडुकेशियस पर लेके आते हैं। चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टाइम्स की खबरों की ओर। रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 5%, आईआईपी ग्रोथ एट अ 5-month लो। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर है, खुदरा महंगाई की दर है, वो कम हुई है, महंगाई कम हुई है, जो कि नए इंडिकेटर्स आए हैं उसके वजह से, उसके द्वारा बताया गया है। लेकिन और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसमें भी कमी आई है, जो कि 5 मंथ के निचले स्तर पर है। रिटेल इन्फ्लेशन 18 महीने की महंगाई की दर है, जो 18 महीने में कम हुई है, जो कि अभी रिसेंटली जो डाटा आया है उस हिसाब से 4.7% की महंगाई दर है, 4.7% की। ठीक है, जो कि अप्रैल में 5.66% से उससे कम होके नीचे हुई है। और जो कि आरबीआई का जो टारगेट है 4% का, उसी दिशा में जा रही है, 4% की दिशा में जा रही है। ठीक है, और इसी के हिसाब से जो सेंट्रल बैंक है अभी अपनी पॉलिसी में कोई ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू कमेटी है उसमें कोई इंटरेस्ट रेट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। साइमल्टेनियसली जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, एक ऐसा इंडेक्स है जो कि हमारे जो इंडस्ट्री का कितना प्रोडक्शन रहा है उसके मापदंड को बताता है कि इस महीने हमारा इतना प्रोडक्शन रहा, जो फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का। ठीक है, जो प्राइमरी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री एक्टिविटीज है, उत्पादन का जो इंडेक्स है वो भी 5 महीने के लोअर स्तर पे है। ठीक है, जो कि 1.1% मार्च के अंदर था। और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो है वो 5% से नीचे है। जैसे हमने देखा कि रिटेल इन्फ्लेशन 5% से नीचे है। तो अभी हम जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू बैठक है अभी जो होनी है, जो 6 जून से 9 जून के बीच में होगी, हम उसमें देख सकते हैं कि अभी जो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है रेपो रेट। ये वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई अपने जो बैंक है उनको लोन देता है, उनको शॉर्ट टर्म लोन देता है उस इंटरेस्ट रेट पे। तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट लीव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इट्स लेंडर और लेंडर बैंक्स। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेट्स में ज्यादा छेड़छाड़ करने की, रेपो रेट के अंदर कुछ ज्यादा छेड़ करने की संभावना नहीं जताई है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। बाइजू रेज डेट ऑफ 2000 करोड़ लिंक टू फ्यूचर आकाश आईपीओ। जो बाइजू आप लोगों को पता है एक कंपनी है, एडटेक कंपनी है, जिसपे अभी रिसेंटली भी ईडी की रेड भी हुई थी। ईडी ने उनसे कुछ पूछताछ की थी, डॉक्यूमेंट्स किए थे। तो अभी आकाश जो मेडिकल की टेस्ट प्रिपरेशन कंपनी है, वो बाइजू की एक सब्सिडरी कंपनी है और उसका आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है बाइजू आकाश का। तो उसके बेस पे इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का डेट भी लिया है, कर्जा भी लिया है बाइजू ने। कोई चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अडानी हिंडनबर्ग सेबी में गेट 3 months टू कंप्लीट दी प्रोब। हमने देखा कि 3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनीज के ऊपर ये बोला गया था कि यहाँ पे रेगुलेटर्स की तरफ से इरेगुलरिटीज हुई हैं, सेबी की तरफ से इरेगुलरिटीज हुई है और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुए। इसी के बेस पे सेबी ने सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था, अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला था, जिसके लिए सेबी ने 6 महीने का टाइम मांगा था और जिसकी हियरिंग कल हुई है सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ जी की बेंच के ऊपर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 6 महीने का टाइम हम आपको नहीं दे सकते और हम सिर्फ आपको 3 महीने का समय दे सकते हैं। क्लियरली एक्सपीडाइट करके हमें रिपोर्ट सबमिट कीजिए सो दैट हम आगे का डिसीजन ले सकें। तो सेबी को सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और
जो मैक्सिमम टाइम है वो से लेकर 3 महीने का। और एक और कमेटी टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेटी बनाई थी, किसकी अध्यक्षता में? सुप्रीम कोर्ट जज अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स सबमिट कर दी थी अभी, जिनको टाइम था कि स्टेटस रिपोर्ट 2 मई तक करने का टाइम था, लेकिन उन्होंने पहले ही सबमिट कर दी थी, 2 दिन पहले ही शेड्यूल टाइम से। वो सील्ड कवर के अंदर की है, अभी उसके ऊपर फैसला, उसको खोल के देखना और उसके क्या स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है। जो पैनल बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसने अभी तक उस पर कोई आधिकारिक कमेंट नहीं आया है और उसको अभी तक ओपन नहीं किया गया है एनवेलप को। आगे देखते हैं KKR's 2 InvITs merge in the first of a kind deals। ये कंपनी से रिलेटेड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं। ये बेसिकली इंडियन पावर सेक्टर की है। तो इसमें वीरेसेंट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रस्ट को, जो कि इसी की ही सब्सिडरी है, और 4000 करोड़ की पहली डील हुई है 2 रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज के बीच में। ठीक है, इंडीग्रिड, जो इंडीग्रिड कंपनी है, दैट विल एक्वायर ऑल यूनिट्स ऑफ वीरेसेंट अलोंग विद इट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। जो इंडीग्रिड है, किसकी कंपनी है इंडीग्रिड? KKR ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। वो जो वीरेसेंट है, इसकी सारी संपत्ति ले लेगी 4000 करोड़ रुपए में। तो बेसिकली क्या है, इंडीग्रिड क्या है, ये 2016 के अंदर बनाई गई थी। जो इंडीग्रिड कंपनी थी वो इंडिया की पहली और लार्जेस्ट इनविट कंपनी है, जो कि पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कंपनी है जो पावर सेक्टर में है, और इसके पास 17 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 17 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सिमिलरली वीरेसेंट जो कंपनी है, ये 2020 में बनाई गई थी, और ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली लिस्टेड रिन्यूएबल फोकस्ड इनविट है। इनविट हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो होती हैं वो होती हैं। तो वीरेसेंट को इंडीग्रिड खरीद रहा है, और इसके पास 16 प्रोजेक्ट है, 16 प्रोजेक्ट है। ये अडानी ग्रुप से रिलेटेड कंपनी है। 2 कंपनीज का इन्होंने अपनी लिस्ट से निकाल दिया। पहले इनकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया था, अब निकाल दिया गया है। ठीक है, बियर एट वर्क, हरियाणा सेटिंग है न्यू बार। हरियाणा के अंदर जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है, उसके अंदर जो लाइट ड्रिंक्स है, जैसे कि बियर है, वाइन है, वो अब कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर भी उनके लिए परमिट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, आप मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसफर, सेंटर सेज नीड टू रिकॉल अर्लियर नोटिफिकेशन। आपने देखा होगा कि कुछ 1-2 दिन से जो मूवमेंट हुई, कल हमने डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उसमें संदर्भ में एक फैसला दिया था कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, अब वहां पे LG को एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम करना पड़ेगा, और वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इन 3 मैटर्स पे अपनी जो सेंटर की डिस्क्रिप्शन से काम कर सकता है। अदरवाइज सर्विसेज मैटर्स के अंदर वो अपनी डिस्क्रिप्शन से काम नहीं कर सकते। उनको जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है या उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी एड एंड एडवाइस से ही काम करना पड़ेगा। तो उसी को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सर्विस सेक्रेटरी थे उनको हटा दिया था विद इमीडिएट इफेक्ट। सर्विस डिपार्टमेंट के आशीष मोरे जो थे, उनको हटा दिया था और उनकी जगह अपॉइंट किया था फॉर्मर दिल्ली जल बोर्ड के CEO AK सिंह को। 1995 बैच IAS ऑफिसर थे, लेकिन ये Sorry, I'm not able to help with this one yet. उन्होंने इसको, और जो ऑफिसर्स है उनको इसने अमल में नहीं लाने दिया, ऑन द रिकॉर्ड नहीं लेके आने दिया। तो इसी संदर्भ में फिर आम आदमी पार्टी, या फिर हम बोले कि दिल्ली गवर्नमेंट दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि ये हमें आपके ऑर्डर के डिस्पाइट ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोर्ट, हमें ये ऑन द ग्राउंड काम नहीं करने दे रहे हैं, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो आपके ऑर्डर को पालना नहीं की जा रही। इसी संदर्भ में सेंटर के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि एक नोटिफिकेशन आई थी सेंटर की, इसको प्रॉपर्ली विड्रॉ किया जाएगा, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की डेट दी है, आइए देखते क्या होता है। MCD मेंबर्स नॉमिनेशन दो, LG मस्ट एक्ट ऑन दी गवर्नमेंट एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम फैसले के तहत कल फैसला दिया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो जो MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर जो वो बनाते हैं कि नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर्स को, ठीक है, 10 मेंबर्स को, 10 एल्डरमैन को नॉमिनेशन किया जाता है। तो इसमें भी यही बोला गया है, सिमिलरली जो पहले का फैसला है उसी के आधार पे
कि एलजी ये अपनी मर्जी से, अपनी फैंसी से या फिर अपने डिस्क्रिशन से ये मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं कर सकता। ही शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिग डैमेज व्हेन नेशंस वायलेट पैक्ट्स, ये जयशंकर जी ने बोला है, चाइना के लिए डायरेक्टली हिट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कि जब ये अभी 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस, किसी पैक्ट के अंदर पार्ट होते हो तो वहां पे ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बेसिकली चाइना की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि वो जो भी पैक्ट होते हैं उसके वायलेशन ना करे। उद्धव प्रेसेस फॉर अर्ली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस, बीजेपी सेज स्पीकर वांट्स कम टू प्रेशर। अभी कल जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो कल हमने डिस्कस किया था, जहां पे उद्धव ठाकरे को बोला गया था कि इनका रेजिग्नेशन वॉलंटरी था, अदरवाइज हम इन्हें रीइंस्टेट कर देते, और स्पीकर और गवर्नर अपनी विम्स एंड फैंसीज से काम नहीं कर सकते, उनको फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ता है। चीफ व्हिप जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी की होती है, ना कि लेजिस्लेटिव पार्टी की। तो इसी हिसाब से जो उद्धव ठाकरे ने जो डिस्क्वालिफिकेशन, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, शेड्यूल 10 है, उसके तहत जो दूसरे शिवसेना के जो दूसरी फ्रैक्शन के लोग चले गए थे, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जी लगाई थी। तो उद्धव कह रहे हैं कि स्पीकर को जल्द से जल्द फैसला लेके इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, और बीजेपी बोल रही है कि हम इतने प्रेशर में काम नहीं करेंगे जल्दी। ये पॉलिटिकल न्यूज है बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट स्टेज प्रमोशन ऑफ 68 गुजरात जुडिशियल ऑफिसर। जो गुजरात के कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो कि जिनको प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट जज बना देने का हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन अभी ये एज दिस मैटर इज सब जुडिस इन द एपेक्स कोर्ट, हायर कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है कि जो 68 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ सीनियरिटी और मेरिट के आधार पे ही बन सकते हैं। जूनियर ऑफिसर्स को आप सीनियर्स को बाईपास करके डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बना सकते। तो ये दोनों मेरिट और सीनियरिटी के हिसाब से होगा। तो उन्होंने इस चीज पे स्टे लगा दिया है, जो प्रमोशन है उसको स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को भी जो केरला स्टोरी को ऊपर बैन लगाया उससे रिलेटेड उनको नोटिस किया है और उनसे जवाब मांगा है। ऑन मेडन ट्रिप टू यूएस, CDS चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज चौहान टू डिस्कस द सिक्योरिटी इन इंडिया पैसिफिक। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है अभी, इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। वो डिस्कस करेंगे मिलिट्री सिचुएशंस को जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है, एंड ही विल इंटरेक्ट विद द टॉप ग्लोबल मिलिट्री लीडर, जो भी बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे ऑन द साइडलाइंस ऑफ क्वाड और ओकस इनिशिएटिव। ये देखते हैं हम, एक क्वाड टर्म है, एक ओकस इनिशिएटिव है। बेसिकली क्वाड क्या है? क्वाड मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 पार्टीज। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 पार्टीज, यहाँ पे यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज का एक क्वाड करके समूह है। ये अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, जिसके तहत मालाबार एक्सरसाइज मालाबार भी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपस के अंदर जो मिलिट्री से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, और जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये इनका समूह है बेसिकली, चाइना और अदर जो कंट्रीज है उनको काउंटर करने के लिए। तो इसके मेंबर है यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और सिमिलरली एक और इनिशिएटिव है फोकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन 3 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। तो इन्हीं से रिलेटेड समिट से, इनिशिएटिव से रिलेटेड बड़े बड़े टॉप मिलिट्री लीडर्स के बात करने हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गए हैं। और अभी आगे आने वाले में हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी विजिट होगी, जो बिडेन जो वहां के प्रेसिडेंट है वहां, उनके साथ। तो उन्हीं के साइडलाइन पे अभी ये हमारे चीफ ऑफ CDS गए हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सी क्वाड एज पार्टनर नॉट एज कॉम्पिटिटर। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, उन्होंने कहा है जो ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड जो अलायंस है, इसको एज अ पार्टनर देखिए, क्वाड और ओकस को एज अ पार्टनर देखिए, नॉट एज अ कॉम्पिटिटर। मींस इंडिया को भी और कंट्रीज को भी ये पार्टनरशिप की तरह देखना चाहिए
कि ये एक पार्टनरशिप है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, ना कि ओकस और क्वाड में कंपटीशन है। क्योंकि मोस्टली ये देख लीजिए यूएस ऑस्ट्रेलिया, ये दो कंट्रीज तो दोनों के अंदर कॉमन है, एक में 4 मेंबर एक में 3 मेंबर है। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर्स एएसआई टू हेल्प फिगर आउट एज एंड नेचर ऑफ शिवलिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो हाई कोर्ट है हमारा, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो कि एक कंट्रोवर्सी चली हुई थी कि ज्ञानव्यापी जो मॉस्क है, ज्ञानव्यापी मॉस्क, उसके अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग का स्ट्रक्चर है और वो बहुत पुराना है। कुछ सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप ने तोड़कर वहां पे मॉस्क बनाई थी। तो इसी के मद्देनजर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर आया था लास्ट ईयर, जिन्होंने हिंदू पिटिशनर की जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया था कि this might cause the structure and thus violate a Supreme Court order which called for protection of the area where the structure was found। ठीक है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो हिंदू कोई ग्रुप पिटिशनर थे उनको कि हम नहीं दे सकते ये करने को, कि रिवील करने को एएसआई वगैरह को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ होगी और उसको डैमेज कर सकता है। अभी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, एएसआई को डायरेक्ट किया है उसकी 52 पेज की रिपोर्ट पे कि आप सजेस्ट कीजिए कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, आसपास के एरिया को देख के असेस कीजिए कि यहाँ पे पहले शिवलिंग था या नहीं था, या फिर उसकी क्या एज है। ये फ्रंट पेज की और पॉलिटिकल न्यूज की बेसिकली। चलते हैं माइक्रो मैक्रो न्यूज की तरफ। इंडियाज रिकवरी ब्राइट स्पॉट फॉर ग्लोबल आउटलुक। Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday said that India's strong recovery in the aftermath of pandemic is a bright spot for global outlook। ठीक है, ये G7 का जो समिट है वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह में जापान में गई हुई है। कल टोक्यो में भी हमने डिस्कस किया था कि निर्मला सीतारमन गई हुई थी, तो इन्होंने जो G7 समिट है और जो कि हमारे FMCBG जो मीटिंग है उनको भी एड्रेस किया है। इस बार इंडिया G20 की प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, तो उसी के साइडलाइन में ये समिट भी हुआ है। तो इंडिया बता रहा है कि जो डिस्पाइट पेंडेमिक कोरोना आने के बावजूद इंडिया का प्रोग्रेस अच्छा है, इकोनॉमी स्टेबल है और ये ग्लोबल आउटलुक को देखते हुए बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी चल रही है। पार्शियल सेल ऑफ कंपनीज वोंट बी डिफॉल्ट अंडर आईबीसी। आईबीसी होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि हमारा एक कोड बनाया गया है, एक लॉ बनाया गया है। जो भी कंपनी दिवालिया हो जाती है या दिवालिया अपने आप को घोषित कर देती है, उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस के लिए the government could allow part sale of a corporate debtor under the bankruptcy law only if the stressed entity fails to attract a rescue plan for itself। जो आईबीसी कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके अंदर बताया गया है कि प्लान डिवाइस करना है, प्लान को ऐसा फाइनलाइज करना है कि एक हो सके तो पूरी यूनिट को ही रिवाइव किया जा सके, ऐसा रिजोल्यूशन लाना है कि गवर्नमेंट आई मेजर्स टू एक्सपीडाइट द रिजोल्यूशन। सबसे पहले तो जो बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो सॉल्यूशन निकालना है वो जल्दी हो, बहुत समय ले लेते हैं, करीबन 482 दिन तक का समय ले लिया जाता है। 611 बैंक्रप्सी केसेस हैं जिन्होंने एवरेज 482 दिन तक का समय ले लिया था। तो ऑप्शन टेबल पे क्या क्या ऑप्शन है? पार्ट सेल नॉट टू बी द फर्स्ट ऑप्शन अंडर आईबीसी। ये नहीं है कि कोई एक पार्ट सेल कर देते हैं बाकी को ऐसा रहने देते हैं। सबसे पहले फोकस होना चाहिए वन रेस्क्यू प्लान फॉर द एंटायर फर्म फर्स्ट। अगर पूरी इंडस्ट्री है, जैसे अभी गो फर्स्ट के अंदर इश्यू आ रहा है, तो सिमिलरली जिन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था और उसका अभी उसको बचाने की, उसके रिवाइवल के लिए कोशिशें की जा रही है, तो सिमिलरली ये नहीं है कि हम किसी एक यूनिट को प्लान को फोकस करें। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें पूरी यूनिट बचानी है। इसको पूरी यूनिट बचाने के लिए क्या समाधान, क्या प्रयास किए जा सकते हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं तो हम मल्टीपल प्लान्स या पार्ट प्लान्स पर जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली यही बताया गया है कि जो 611 केसेस के अंदर जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने 253 लाख करोड़ रुपए रिकवर किए हैं एज ए पार्ट ऑफ दिस आईबीसी प्लान। Moving on to next news, EPFO directs its officers to hasten the grievance redressal। EPFO जो है कर्मचारी बीमा भविष्य निधि संगठन जो है,
ईपीएफओ जिस एग्जाम की हमारा एडुकेशियस प्रिपरेशन भी करा रहा है टू बिकम द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो ईपीएफओ को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डायरेक्ट किया है कि आप ऐसे प्लान डिवाइस कीजिए, आप ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस कीजिए जिससे जो लोगों के ग्रीवांसेस हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उसको 7 दिन के अंदर अंदर सॉल्व किया जा सके, उनकी क्यूरीज को, उनके ग्रीवांसेस को 7 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन किया जा सके। नीड फॉर स्पीड, ईपीएफओ says there has been increase in pendency over the last few months, ठीक है। This has attracted critical comments from the center and any delay will impact the image of EPFO which will bring disrepute। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर ग्रीवांस को रिजोल्व कीजिए। अरुणाचल टू इम्पैक्ट्स विद 4 PSUs फॉर 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 4 PSU है। कौन सी PSU है? नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन है, टिहरी हाइडल पावर कॉर्पोरेशन है और एक नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है निपको, और SJVN लिमिटेड है। इन चारों के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं फॉर टोटल कैपेसिटी ऑफ 12,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इन्फ्लेशन नंबर शो मॉनेटरी पॉलिसीज ऑन दी राइट ट्रैक। जो हमने फर्स्ट फ्रंट पेज की फर्स्ट न्यूज देखी थी कि इन्फ्लेशन, महंगाई की, खुदरा महंगाई की दर कम हुई है और एक अच्छे लेवल पे है, कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है, स्टेबल सिचुएशन है। तो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये बोला है एक सेमिनार के अंदर कि जो महंगाई की दरें हैं, वो इन्फ्लेशन है, वो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन और उसकी जो सुझाव है वो राइट ट्रैक पे है, राइट पाथ पे है। वो कहाँ बोल रहे थे? वो जो शशिकांत दास, अमिताभ कांत हैं, उन्होंने किताब लिखी है मेड इन इंडिया, जो कि 2 दिन पहले हमारे पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर ने भी जिसको अमिताभ कांत की बुक को रिवील किया था, ठीक है, जिसका दिखाया गया था कि इस बुक के अंदर बेसिकली हमें मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस करना है और हमें अंधे ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं जाना है, फेक ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं जाना है, हमें अपने डोमेस्टिक सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो सिमिलरली आज यहाँ पे लॉन्च ऑफ इंडिया T20 से अमिताभ कांत बुक्स मेड इन इंडिया पे जो हमारे गवर्नर हैं शशिकांत दास आरबीआई, वो भी यही बोलते थे और ये कह रहे थे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो करेक्ट पाथ पर चल रही है। फ्रॉडुलेंट अकाउंट, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स एसबीआई प्ली ऑन रूलिंग एप्लीकेबिलिटी। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ने एक प्ली लगाई थी कि आप क्लियर कीजिए, जो आपकी 27 मार्च का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने बोला गया था कि जो नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है। जो भी स्ट्रेस्ड एंटिटीज हैं जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ बढ़ रही हैं, आप उनको नोटिस दीजिए, उनकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कीजिए और उसके बाद ही आप कोई फैसला लीजिए या फिर लीगल कार्रवाई कीजिए। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, एपेक्स कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट बोरोवर्स शुड बी हर्ड बाय बैंक्स बिफोर सच क्लासिफिकेशन एज पर द आरबीआई जुलाई 2016 सर्कुलर did not mean that they should be personally hurt। ये मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सहारा तो लेना है, लेकिन ये नहीं है कि उनको पर्सनली बुला के सुनना है, पर्सनली हर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल हियरिंग मीन्स दैट अ डिफॉल्टर शुड बी गिवन an adequate notice and opportunity to make a representation. Our law has never been that opportunity of hearing means a personal hearing, means personal opportunity of hearing। personal hearing का मतलब ये है कि उनको नोटिस भेजो, उनके जवाब लीजिए, ये नहीं है कि उनको समन करके आप बुला रहे हो, ठीक है। However, the court has asked the PSU lender means SBI, to file a separate review petition on the issue of prospective application of the ruling। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, क्योंकि ये जुलाई 2016 का आरबीआई का ऑर्डर है, तो एसबीआई क्लैरिफाई करना चाहता है कि ये ऑर्डर आगे एप्लीकेबिलिटी रहेगी या रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए इसके लिए। 10-year yield closes below 7% after 13 months of strong bond demand। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट बॉन्ड रहते हैं वो उनका जो यील्ड है, इनका इंटरेस्ट रेट के साथ जो इनका
हमें रिटर्न मिलता है वो अभी बहुत 6.99% ही रहा है, जो कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से भी कम रहा है। आरबीआई आस्क्स बैंक टू एंश्योर कंप्लीट मूव अवे फ्रॉम लिबोर बाय जुलाई। आरबीआई ने जो इंडियन गवर्नमेंट के इंडियन बैंक्स हैं उनको बोला है कि जो लिबोर रेगुलेशन है, बेसिकली लिबोर रेगुलेशन रहते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल पैरामीटर है जिसके तहत इंटरबैंक जो लेंडिंग रहती है शॉर्ट टर्म्स की, इंटरबैंक जो आपस में इंटरनेशनली बैंक एक दूसरे से पैसा लेते और देते हैं, वो किस रेट पे लेते हैं? लिबोर रेट पे देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली इसके अंदर बहुत सी कमियां पाई गई, ट्रांसपेरेंसी का इश्यू आया और माल फंक्शनिंग रही, जिससे लिबोर के ऊपर से भरोसा उठ गया और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो चाह रहे हैं कि इस लिबोर से हटके और इसको मई एंड तक या जून एंड तक इसको खत्म कर दिया जाए, हम इसके ऊपर फोकस ना रहें। तो इसी संदर्भ में आरबीआई ने भी भारतीय बैंक्स को कहा है कि आप लिबोर के जो रेगुलेशंस है आप उनसे हटके कीजिए और कोई भी ऐसी फाइनेंशियल डील्स के अंदर पार्ट ना लीजिए जो कि लिबोर लिंक्ड हो या फिर मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट लिंक्ड हो। इन दोनों से हटके आपको करना है काम। ऐसी कोई फाइनेंशियल डील्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना जो इनके ऊपर बेस्ड हो। सेंसेक्स क्लोजेस अबव 62,000 मिड स्मॉल कैप स्लिप्स। जो सेंसेक्स है हमारा जो वो 62,000 के नीचे आ गया है, मतलब थोड़ी सी गिरावट रही है। बेसिकली हमारी जो इंडिसेस है वो निफ्टी लगा लीजिए, बीएससी लगा लीजिए, ठीक है, बैंक निफ्टी लगा लीजिए, इनके अंदर एक 0.20% की ये बिल्कुल थोड़ी या 0.1% की ये थोड़ी ही गिरावट रही है। तो 62,000 के जो को क्रॉस करके 5 महीने के अंदर सबसे पहले नीचे आया है। India's forex reserve surged to an 11th month high of $595.9 billion। जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वो 595.9 बिलियन डॉलर रहा है। एनालिस्ट गिव थम्स अप टू आइसर। ये आइसर से रिलेटेड है और आइसर का जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो अच्छा रहा है, इस वजह से स्टॉक में वृद्धि हुई है 6% की। वॉल स्ट्रीट स्लिप्स एज कंज्यूमर सेंटिमेंट्स टम्बल्स इन यूएस। सिमिलरली जैसे इंडिया का 62,000 से नीचे आया है, लेकिन यूएस के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन की वजह से वहां पे थोड़ी सी इकोनॉमिक पैरामीटर्स और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इश्यूज चल रहे हैं। इस वजह से जो वॉल स्ट्रीट के इंडिसेस है जैसे कि नास्डैक है, ठीक है, डाउ जोन्स है, नास्डैक है, जिस तरह हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, इस तरह होते हैं, या फिर S&P है, वहां के जो इंडिसेस है उनमें गिरावट देखने को मिली। माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स मूल डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस फंडिंग बॉडी। ये न्यूज डिस्कस करने लायक है कि जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर होते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या फिर कर्जा देते हैं जो कंपनियां लोगों को, जैसे बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए दे दिए, तो माइक्रो फाइनेंस लेंडर वो फाइनेंशियल कंपनी जो ज्यादा बड़े स्तर की नहीं है, एमएसएमई रिलेटेड है। तो ये जो माइक्रो फाइनेंशियल लेंडर हैं ये कह रहे हैं कि हमारी फंडिंग के इश्यू को देखते हुए हमारे लिए डेडिकेटेड फंडिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो कि हमें लॉन्ग टर्म फंड्स दे सके और हमारे स्टेडी फ्लो ऑफ फंड्स रहे, हमारे कंटिन्यूअस पैसे आते रहे ताकि हम वो लैंड करते रहें। ये बैंक्स के अंदर जो कि पैसा आता रहता है आरबीआई से और दूसरी जगह से, क्योंकि उनके पास पहले से ही लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उनको इश्यू नहीं आता। ये इश्यू आता है स्मॉल एंड मीडियम साइज माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स को, ठीक है, क्योंकि इनको फंड्स को मोबिलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ बिगर एनबीएफसी म्यूचुअल फंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बेसिकली माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा मुद्रा लिमिटेड है। मुद्रा लिमिटेड भी माइक्रो फाइनेंस लेंडर है जो क्या करती है, जो लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख रुपए तक के टू नॉन कोऑपरेटिव्स, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज है। इट इज ऑल्सो एन एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
बेसिकली बांग्लादेश के अंदर ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का प्रोजेक्ट बहुत ही कामयाब हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। तो हमारे यहाँ के भी जो पल्लीकरण सहायक वो फाउंडेशन है, वहाँ की एक इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको एज अ स्टडी प्रोजेक्ट बना के हम देख रहे हैं कि वो कैसे डेट सपोर्ट करते हैं अपनी फार्मर्स को, नॉन फार्मर्स को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। एक्सिम बैंक टू रेज अप टू $4 बिलियन दिस ईयर, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है वो $4 बिलियन तक रेज करने की उस कवायद में है। एसयूवी हाइट ऑफ सेल्स बट अनफैशनेबल, जो एसयूवी है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो दो उनकी बढ़ी है, उसकी डिमांड बढ़ी है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ द रिकॉर्ड 4 मिलियन पैसेंजर कार्स sales in 2022-23. Popularity of the costlier vehicle is in traditionally price conscious market signals growing affluence of this section of individuals। ये बेसिकली ये बताया गया है कि जो टोटल कार का सेल हुई है उसमें एसयूवीज की मात्रा काफी अच्छी रही है, ठीक है, मोर देन हाफ एसयूवीज बिकी हैं एसयूवी। तो ये हमने देखा, ये इकोनॉमी के जो भी थे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज आज हमने इकोनॉमिक एनालिसिस की देखी है, ईटी एनालिसिस की देखी है। नई खबरों के साथ हम हाजिर होंगे कल फिर ईटी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।